नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम गेम्स ऑफ गद्दी में, जहां पर बात होगी पूरे एक हफ्ते के चुनावी उठापटक की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है, दावों और वादों की बौछार हो रही है, मगर जनहित के मुद्दों पर बात करने की जगह बयानबाजी के जरिए ध्यान भटकाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े संग्राम से पहले सर्कस की भी एंट्री हो चुकी है और ऐसे में सवाल इस बात का है कि यूपी में चुनाव का आखिर मुद्दा क्या है। मास्टर को समझना चाहिए कि हम इस सर्कस के जोकर नहीं हैं, हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे इशारों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह। यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही ना बजा हो, लेकिन इस बार चुनाव कैसा होगा उसकी झलक इस बयान में दिखने लगी है। ओवैसी का अंदाज बताता है कि जब चुनाव का आगाज होगा तो अंजाम तक आते आते सियासत का संग्राम पूरी तरह जुबानी जंग में बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासी तपिश में अब सर्कस की भी एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने रिंग मास्टर और सर्कस का जिक्र करके अपने इशारों पर नचाने की बात कही है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यूपी के इस दंगल में कौन किसे अपने इशारों पर नचाता है। ओवैसी का अंदाजे बयां भले ही कुछ नया लग रहा हो, लेकिन यूपी की राजनीति में इस तरह की बातों का सिलसिला बेहद पुराना है। सत्ता हासिल करने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है और उसमें तीखी तकरार भी अहम हिस्सा है। लिहाजा तमाम सियासी दल इसका हिस्सा बनने से भी परहेज नहीं करते हैं और बेतुकी बयानबाजी को खारिज करने से भी पीछे नहीं हटते। तो कोई भी राजनीतिक दल केवल चुनाव में सत्ता पाने के लिए अगर चुनाव में उतरता है तो जनता उसको नकारती रही है। ये उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है और मैं समझता हूँ कि जिनको आप रिंग मास्टर कह रहे हैं वो इस रिंग में कहीं है ही नहीं, क्योंकि अभी हमने पंचायत चुनाव में भी देखा कि उनके जो नुमाइंदे थे वे ही उनके साथ नहीं रहे। न मैं उत्तर प्रदेश को सर्कस मानता हूँ, न यहाँ के पॉलिटिकल एक्टर्स को मैं जानवर मानता हूँ। मुझे यहाँ की जनता में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो विकास के काम हुए उन कामों में पूरा विश्वास है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार अन्याय से निजात दिलाने की क्षमता सांगठनिक रूप से और नेतृत्व के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी में है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव ही है और चुनाव में हर तरह के सियासी रंग भी देखने को मिलते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हर दल अपने तरकश से तीर निकाल रहा है। समाजवादी पार्टी भी अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है और अखिलेश यादव तो अभी से अफसरों की लिस्ट भी तैयार करने लगे हैं ताकि सत्ता में आने पर बदला लिया जा सके। ये जितने आ रहे हैं या जो लोग भी आगे जनता में बात करना चाहते हैं वो सब विकास की बात करना चाहते हैं। आप आधी अधूरी बात मत करिए। आप कहिए कि जो भी दल आ रहा है वो चाहता है कि विकास हो, और अगर विकास किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने अपना करके दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र बचेगा तभी तो विकास होगा। जब आपके बोर्ड के अधिकारी को ही छीन लिया जाएगा, अगर आप वोट डालने जाओगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहले ही बैठे मिलेंगे आपको। जिस जिले का डीएम एसपी खुद चुनाव को हराने के लिए बैठा हो तो क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? ऐसे अधिकारियों की भी समाजवादी पार्टी सूची बना रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी और आम जनता को अपमानित किया है, उनकी भी सूची बनी। चुनाव जीतने के लिए जद्दोजहद का दौर शुरू हो चुका है। सियासी तौर पर हर किसी को अपनी अपनी तरकीब पर यकीन भी है, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे तय है कि वक्त बदलने के साथ साथ माहौल बदलने की भी पूरी कोशिश होगी। बीजेपी भी अपनी कसरत में जुट गई है, मगर इस बार उसे कई सवालों का जवाब भी देना होगा। साल 2017 में बीजेपी विपक्ष में थी और प्रचार भी आक्रामक किया था।
बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट के जरिए जनता को जो रोड मैप बताया, जनता ने उस पर भरोसा किया और प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। लेकिन फिलहाल बीजेपी अब सत्ता में है और बीजेपी के सामने चुनौती है 5 साल का हिसाब किताब देने की। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी मुद्दों के आधार पर सियासी मुकाबला करेगी या फिर विरोधियों पर निशाना साधकर अपनी सियासी रणनीति को धार देगी। राजनीतिक रण में रणनीति का अहम रोल हमेशा से रहा है, मगर इस बार मुद्दे भुनाने का नजरिया कुछ अलग हो सकता है। हालांकि ज्यादातर विरोधी दल अभी तक अपना कोई एजेंडा साफ नहीं कर पाए हैं और सबका ध्यान सत्ता पक्ष की खामियों पर ज्यादा है। ऐसी रणनीति के साथ कामयाबी कितनी मिलेगी, ये कहना जरा मुश्किल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बिला शक शुबह समाजवादी पार्टी सत्ता में आना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने इन तमाम चीज़ों के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पर फोकस रख रही है वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियाँ। क्या सरकार की नाकामियाँ गिनाने मात्र से तमाम रास्ते हल हो जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी अपनी पुरातन व्यवस्था को फिर से लागू करेगी, यानी पॉकेट में छोटे छोटे जगहों पर नेताओं का चयन, जातिगत समीकरण को दुरुस्त करना और तमाम चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर सही करना? समाजवादी पार्टी आखिरकार 2022 के इलेक्शन में किस तरह का रोड मैप तैयार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लड़ाई सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में जीत का परचम लहराने की है, लिहाजा मुद्दों पर फोकस होना जरूरी है। मगर क्या विरोधी दल सही दिशा में है? क्या बीजेपी की नाकामियों के अलावा विपक्ष के पास अपना कोई रोड मैप है? इसे लेकर यूपी की सियासी फिजाओं में कई सवाल हैं और इन सवालों के घेरे में मायावती की बीएसपी भी है। मायावती की चुनावी रणनीति बंद कमरों और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक ही सीमित रह गई है। जनता की आवाज और उनके मुद्दों को कैश कराने के लिए बसपा का कोई भी रोड मैप सामने नहीं आया है। हालांकि मायावती ट्विटर के जरिए कुछ एक सवाल जरूर उछाल देती हैं, लेकिन क्या सिर्फ सरकार को कोस लेने से ही सत्ता वापस मिल सकती है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। चुनावी महाभारत में मुद्दों की कभी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके की सियासत चल रही है। सोशल मीडिया के दौर में नेता भी जमीन पर कम ही दिखाई दे रहे हैं। यही हाल कांग्रेस का भी है। शायद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। कांग्रेस ने यूपी में अपनी सियासी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी तो बनाया है, लेकिन प्रियंका गांधी इन दिनों एक लंबे समय से सिर्फ ट्विटर और फेसबुक के जरिए ही यूपी की सत्ताधारी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते नजर आ रही हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी की यूपी में एक लंबे समय तक गैर मौजूदगी अब कांग्रेस को बैकफुट पर लाती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि आखिर कांग्रेस सत्ता तक का सफर इन हालातों में कैसे तय कर पाएगी। चुनौती हर किसी के सामने है और जो इन चुनौतियों से बाहर निकल जाएगा उसके लिए सत्ता तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। फिलहाल सबकी तरफ से कोशिश भी यही है और दावे भी कुछ ऐसे ही किए जा रहे हैं। जातीयता में प्रदेश को बांटने की, आग लगाने की साजिशें हो रही हैं और विकास से लोगों को विमुख किया जा रहा है। इन तीनों बातों को समाजवादी पार्टी सुनिश्चित करेगी। हम विकास करेंगे, इस तरह विकास करेंगे कि सामाजिक न्याय हो, सबको अपना उनका हक मिले और हर व्यक्ति को अपने लोकतांत्रिक अधिकार मिले। बेरोजगारी दर में अप्रत्याशित वृद्धि, गंगा का किनारा पूरी तरीके से शमशान की जगह कब्रिस्तान बन जाना, ये सारे के सारे मुद्दों में जनता उचित जवाब देगी। कांग्रेस जन कोरोना काल में कोरोना किट के साथ जनता के साथ में है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी का सशक्त नेतृत्व हमें ऊर्जा भी दे रहा है और आने वाले चुनाव को लड़ने की ताकत है। जब विकास पूरा का पूरा जनता के दरवाजे पर पहुंचता है, उसके खेत में पहुंचता है, उसके खलियान में पहुंचता है, तब उसे लगता है कि ये नेतृत्व हमें वास्तव में न केवल विकास देगा, न केवल विश्वास देगा, बल्कि हमारा विकास भी करेगा। बस इसी सकारात्मक आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस चुनाव में उतरने वाली है और उसी जीत की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली है। चुनावी जंग में फतेह हासिल करने का ख्वाब हर किसी का है, मगर ये ख्वाब हकीकत में कैसे बदलेगा, असल सवाल इसी का है। इस सियासी संग्राम के बीच ही बिहार के नेता पप्पू यादव ने ट्वीट के जरिए अखिलेश पर तंज भी कस दिया
और नसीहत भी दे दी। पप्पू यादव ने ट्वीट में लिखा, बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा। सड़क पर संघर्ष। इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के नेता हैं और बिहार की सियासत करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव पर ताना मारने वाला उनका ट्वीट बताता है कि यूपी की राजनीति में वो भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हाँ, हम पे तो नहीं हो पाएगा, ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी। सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए बयानबाजी हर तरफ हावी है। मायावती भी सोशल मीडिया के सहारे समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही हैं। बीएसपी अध्यक्ष ने एक ट्वीट के जरिए अखिलेश की पार्टी पर हमला बोला। मायावती ने लिखा, जब यूपी विधानसभा का चुनाव नजदीक है, तब बीजेपी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी जो जुबानी विरोध और आक्रामकता दिखा रही है, वो घोर छलावा है, क्योंकि सत्ता के दुरुपयोग और हर कीमत पर चुनाव जीतने के लिए एसपी का पूरा शासनकाल काफी चर्चाओं में रहा। जनता कुछ भी नहीं भूली। 2019 में बुआ भतीजे साथ थे, मगर अब मायावती के तेवरों में तलखी है। इसके बावजूद अखिलेश यादव की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की ये आक्रामकता खाली दिखावा है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अखिलेश की सियासत का अलग अंदाज जरूर है, लेकिन यूपी में राजनीति जिस अंदाज में चलती है और जिस अंदाज में चल रही है, उससे ये समझ पाना मुश्किल है कि जो बातें की जा रही हैं उनका जनता पर कोई असर भी होगा या नहीं। वैसी तो रिंग मास्टर नहीं है और न होने वाले हैं यूपी की राजनीति में। पश्चिम बंगाल में उनका जो हश्र हुआ था उनको खुद पता है। बिहार की बात अलग है, उत्तर प्रदेश की बात अलग है। यहाँ वो समीकरण नहीं बैठ पाएगा। ये सिवा बयानबाजी के और भटकाने के और कुछ भी नहीं है। ओवैसी ठीक है, आएंगे राजभर के जो समीकरण, राजभर के साथ जो समीकरण बैठा रहे हैं उसका कुछ नफ़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन वो ना सरकार के किंग मेकर हो सकते हैं और ना ही वो रिंग मास्टर हो सकते हैं। लड़ाई आर पार की है और सवाल देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता हासिल करने का है। लिहाजा आने वाले दिनों में तकरार तीखी होने के पूरे आसार हैं। साथ ही सर्कस के जोकर और रिंग मास्टर के अलावा राजनीति के कई और रंग दिखाई देना भी तय है। उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति करने का दावा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन चुनाव से पहले बयानबाजी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसकी शुरुआत ओवैसी ने की तो अब उनके विरोधी भी आक्रामक हो गए हैं। यानी कि मुद्दों को छोड़ अब जुबानी जंग ज्यादा हावी है। अब सवाल ऐसे में यह है कि क्या इस बार भी बयानबाजी के जरिए ही चुनाव में जीत का प्लान कामयाब होगा? कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। बिल्कुल यही बात। चुनाव का मुद्दा भले ही पीछे छूट रहा हो, लेकिन जुबानी जंग में कोई भी पीछे नहीं है। पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद भी राजनीतिक रण आक्रामक हो चुका है। यूपी में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद 2022 की बिसात बिछने लगी है। पंचायत के रिजल्ट से बीजेपी उत्साहित है। सरकार और संगठन इस जीत को 4.5 साल के कार्यकाल में हुए विकास के काम का नतीजा बता रहे हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को इस पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी जनता से नहीं लड़ सकती। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का परिणाम आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे। आज भी गिनती कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार, पैसे का और प्रशासन का इस्तेमाल हुआ है, उससे परिणाम बदले हैं। जीत के बाद वार पलटवार का दौर आने वाले दिनों में और भी आक्रामक होने के पूरे आसार हैं। अखिलेश यादव अब बीजेपी की सरकार के लिए सवालों की सीरीज लेकर आए हैं। सवाल बीजेपी के ही विजन डॉक्यूमेंट से जुड़े हैं।
और इसकी पहली कड़ी किसानों की समस्या से जुड़ी है। ये पहला भारतीय जनता पार्टी से सवाल यही है कि किसानों की आज आय क्या है, और 2022 तक उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे। अभी किसानों की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, ये सरकार को बताना है। अखिलेश जी, उनके पिताजी और मायावती जी की सरकार का कार्यकाल देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। बहुत सुधार हुआ है, हो रहा है, और अच्छा सुधार करके देंगे। हम कह तो रहे 100 में 60 हमारा है, 40% में करें दौरा, हम कहाँ मना कर रहे हैं। जुबानी जंग हावी है और पंचायत के रिजल्ट के बाद हर कोई अपनी रणनीति भी बदल रहा है। सबकी निगाहें 2022 के चुनाव पर हैं और मकसद सत्ता हासिल करना है, मगर सफलता किसे मिलेगी ये फैसला सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये बात तो यूपी की हुई, चलिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। चुनाव की तैयारी उत्तराखंड में भी तेज है, लिहाजा वादों की बौछार भी शुरू हो चुकी है। हर दल, इस बार की अगर हम बात करें तो जितने भी दल हैं सभी मुफ्त बिजली का प्लान लेकर पहुंचे हैं जनता के बीच और अपनी जीत का ख्वाब देख रहे हैं। दिल्ली के मुखिया की देवभूमि में दस्तक के साथ ही पहाड़ में फ्री वाला सियासी करंट तेजी से दौड़ने लगा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के राजनीतिक समीकरण बदलने का सपना लेकर देहरादून पहुंचे केजरीवाल ने वही राग छेड़ा जिसके जरिए वो दिल्ली की जंग जीतने में कामयाब हुए। कोई पावर कट नहीं लगेगा, दिल्ली में करके दिखाया हमने। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे। फ्री बिजली का ये मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। बिजली के क्षेत्र में देखिए, हम 24 घंटे उत्तराखंड के अंदर बिजली दे रहे हैं और उत्तराखंड के लोग अच्छी बिजली चाहते हैं, जो सुगमता से उनके घरों तक पहुंचे, अच्छे प्रकार से पहुंचे, क्वालिटी पहुंचे, उसकी अच्छी सप्लाई पहुंचे। और हमारा मुद्दा केवल चुनाव नहीं है, हमारा मुद्दा उत्तराखंड का विकास है, हमारा एजेंडा उत्तराखंड का विकास है, और किसी का मुद्दा केवल चुनाव हो सकता है। देखेगा जैसे दिल्ली का बेड़ा गर्क उन्होंने किया है, ऐसे उत्तराखंड का भी बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। खाली एक इलेक्शन अपॉर्चुनिटी को देखकर ही वो ऐसा लाभान्वित या ऐसे कार्यक्रम दे रहे हैं, मन में उनकी कोई भी इच्छा नहीं है। आज दिल्ली की स्थिति आप देख सकते हो, पानी के लिए किस प्रकार से तड़फ रहे लोग, एक एक घूंट पानी के लिए रहे हैं, और वो अपना स्विमिंग पूल बना रहे हैं। जो वादे उन्होंने किए थे एक भी पूरा नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड की सियासत में झाड़ू चलाने के लिए फ्री बिजली वाला करंट दौड़ाकर वो वोट हासिल करने के लिए एजेंडा साफ कर चुके हैं। मगर पहाड़ की राजनीति में उनसे पहले ही ऊर्जा मंत्री का एक प्रस्ताव चर्चाओं में है और इसी प्रस्ताव पर राजनीतिक रण छिड़ा है। ऊर्जा मंत्रालय संभालते ही हरक सिंह रावत ने मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर चुनावी साल में माहौल बनाने की कोशिश की और अधिकारियों को जल्द से जल्द खाका तैयार करने का निर्देश भी दे दिया। ऊर्जा मंत्रालय मिलते ही हरक सिंह रावत अब नई ऊर्जा में नजर आ रहे हैं और चुनावी बिसात भी अब बिछाने लगे हैं। विभाग की पहली मीटिंग में ही हरक सिंह रावत ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा कर कहीं न कहीं सियासी गलियारों में करंट पैदा कर दिया है। लेकिन ये करंट बीजेपी को कितना फायदेमंद होगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 50% सब्सिडी देने का दावा कर हरक सिंह रावत ने अपनी बिसात बिछाई और अपने ऊर्जा मंत्री होने का एहसास भी कराया। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ कागजों पर ही सीमित है, क्योंकि ना तो सीएम को इसकी जानकारी है और ना ही कैबिनेट को। आधे से थोड़ा सा कम आबादी, इससे उसको लाभ मिलेगा। हम 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि 100 यूनिट तक हम निःशुल्क बिजली प्रदेश के उपभोक्ताओं को देंगे। 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक
अभी वो कैबिनेट में आया नहीं है, अभी आएगा और निश्चित रूप से जो भी सबसे अच्छा हो सकता है हम जो है उनके लिए करने वाले हैं। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा सरकार की तरफ से घोषणाओं की झड़ी लगाई जाने लगी है। मकसद जनता को रिझाना और फिर सत्ता पाना है। इसलिए अनुभवी मंत्री सियासी मायाजाल बुन रहे हैं, लेकिन नए नए मुख्यमंत्री को शायद चीजें समझने में अभी वक्त लग रहा है। मुफ्त बिजली को लेकर ऊर्जा मंत्री ने भले ही अपना प्लान बता दिया हो, लेकिन सरकार के मुखिया फिलहाल इस पर किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री को इंतजार इस प्रस्ताव के कैबिनेट में आने का है, यानी सरकार के अंदर भी अभी इस मसले पर एक राय नहीं है। वहीं अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये घोषणा चुनाव से पहले जमीन पर उतर पाएगी या नहीं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। मुफ्त बिजली के बहाने हरक रावत ने हलचल तो बढ़ाई है, लेकिन इसे लेकर अब विपक्ष भी हमलावर है। हरीश रावत ने तो सोशल मीडिया के सहारे तंज भी कस दिया। हरीश रावत ने लिखा, 100 यूनिट ही क्यों, डबल इंजन वाली सरकार बहादुर चाहे तो 200 यूनिट भी मुफ्त दे सकती है, लोगों को अच्छा लगेगा। बिना पावर कट के लोगों को 24 घंटे बिजली दे दें, बिना अघोषित कटौती के बिजली दे दें, और फिर ऐसा करने से पहले पावर कॉर्पोरेशन के खाते भी देख लें, उनकी स्थिति क्या है। समीकरण गड़बड़ाना नहीं चाहिए। और फिर मैं उत्तराखंड के भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर ये नहीं करेंगे, हमने पहले भी बिजली क्षेत्र में सुधार किए और कांग्रेस सत्ता में आएगी तो न केवल बिजली क्षेत्र में सुधार करेंगे, बल्कि शुरुआती साल में 100 यूनिट तक और दूसरे साल में 200 यूनिट तक लोगों को प्रति परिवार मुफ्त बिजली देंगे। हरीश रावत के इस पोस्ट से साफ है कि कांग्रेस भी मुफ्त बिजली की हिमायती है। लिहाजा हरक ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर हमला सिर्फ सियासी मजबूती में ही किया जा रहा है। हरक सिंह रावत का मुफ्त बिजली प्लान कांग्रेस को किसी चुनावी जुमले से ज्यादा नहीं लग रहा। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत भी दिल्ली का बिजली मॉडल उत्तराखंड में लागू करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि वो इस बात का समर्थन करे या फिर विरोध। हालांकि इस पूरे मुद्दे ने कांग्रेस को सरकार को कोसने और पुराने वादे याद दिलाने का मौका जरूर दे दिया है। मुफ्त बिजली का मुद्दा भुनाने के लिए उत्तराखंड के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। इन दिनों बिजली बिल के सवाल उठाकर आम आदमी पार्टी के नेता सरकार पर प्रहार भी कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री की घोषणा ने शायद उनकी मुश्किलों में थोड़ा इजाफा जरूर कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली का मॉडल दिखाकर जगह जगह पर अपनी राजनीति चमकाने की घोषणा की, लेकिन उत्तराखंड में इसके ऐलान से पहले ही हरक ने ऐलान कर दिया और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी को थोड़ा झटका भी लगा है और सवाल उठाने का मौका भी मिल गया। देवभूमि के दंगल में बिजली का दिल्ली मॉडल सुर्खियां बटोर रहा है। मुद्दा एक ही है और सियासी दल उसे भुनाने की हसरत पाले बैठे हैं। लिहाजा वार पलटवार का दौर भी आक्रामक है। उत्तराखंड के लोग जो है प्रबुद्ध हैं, शिक्षित हैं, वो जानते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया कि किसानों का ऋण माफ होगा, बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई कम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डबल इंजन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो उत्तराखंड के लोग समझते हैं कि ये बिजली का भी शगुफा है वोटों को लुभाने का, लेकिन अब इस झांसे में जो है उत्तराखंड के लोग आने वाले नहीं है। अभी दिक्कत ये है कि ऊर्जा मंत्री बोल रहे हैं कि 100 यूनिट दी जाएगी, मुख्यमंत्री बोलते हैं मेरे को कुछ पता नहीं है। आपने बयान दिखाया कि उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, प्रपोजल आने दीजिए। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री में और ऊर्जा मंत्री में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो आप कैसे विश्वास करेंगे ऐसी सरकार पे? कैसे विश्वास करेंगे ऐसी सरकार पे जिन्होंने ऑफिशियली माना है कि चुनाव से पहले कुछ जुमलेबाजी करनी पड़ती है? उनके माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफिशियली माना कि कुछ जुमलेबाजी हम करते हैं, तो हम ये बात क्यों ना माने कि ये भी एक और जुमला है? राज्य हमने बनाया, 1 रुपये में पानी हम दे रहे हैं, उज्ज्वला के कनेक्शन हम दे रहे हैं, घर घर में सड़क भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, स्वामित्व योजना भारतीय जनता पार्टी ले, शौचालय योजना भारतीय जनता पार्टी लाई। अब ये सारे काम बीजेपी कर रही है और हमारी सरकारें कर रहे हैं। घर घर अभी निःशुल्क राशन देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को क्यों पेट दर्द हो रहा है?
जब उनकी सरकारें थी 60 साल उनने राज किया, तब उनको भी करना चाहिए था। अब हम कुछ कर रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत है? हम जनता के हित में जो अच्छा होगा वो करेंगे। बिजली के बहाने जुबानी जंग हावी है। असल में हर कोई मुफ्त बिजली के सहारे ही सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहता है और उसी हिसाब से प्लान भी तैयार किया जा रहा है। लिहाजा हरक ने सबसे पहले घोषणा करके बढ़त बनाने की कोशिश की है। मगर सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की जनता पर सियासत के फ्री वाले फंदे का कोई असर होगा? देखिए, जो फ्री का शब्द है बड़ा चमत्कारी शब्द है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक्सपेरिमेंट करा था कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, ये वहां प्रॉमिस किया, इसका असर हुआ। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इस प्रॉमिस को फिर से दोहराती। इससे पहले बीजेपी ने लग लिया है। मुझे लगता है कि अगर ये बीजेपी इसको लागू करवाने में कामयाब रही तो उसे कहीं ना कहीं चुनाव में इसका जरूर फायदा मिलेगा। चुनाव की दस्तक से पहले वादे और दावों की बौछार होने लगी है। फिलहाल सत्ता पर काबिज बीजेपी ने बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर सियासी जमीन पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की है। लेकिन घोषणा कब पूरी होगी? मुफ्त बिजली चुनाव से पहले मिलने लगेगी या चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा? पहाड़ की पब्लिक क्या ऐसी घोषणाओं के आधार पर ही वोट देगी या उसके मुद्दे कुछ अलग होंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वक्त ही बेहतर दे पाएगा। जी हाँ, तो किस पार्टी की कुर्सी वाली बत्ती जलेगी और किसे लगेगा करंट, ये तो जनता के हाथ में है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गेम्स ऑफ गद्दे में इस वक्त मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़